हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि साइंस का है, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, इसको बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन इंट्रोडक्शन में कहा गया है, क्या आपने कभी ब्रेड को देखा है जो कि स्पॉइल्ड हो जाता है, जो कि सड़ गल जाता है रेनी सीजन में। मोइस्ट ब्रेड बिकम्स बैड एंड यू नोटिस। जो मोइस्ट ब्रेड होता है, नमी वाला जो ब्रेड होता है, वो खराब हो जाता है और आपने नोटिस किया होगा ग्रेइश वाइट पैचेस, है ना, और छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स उस पे। तो ये सब जो है ना, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन बहुत बहुत छोटे हैं, और इन्हीं सभी को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? What are microorganisms? Microorganisms are tiny living organisms that cannot be seen with the naked eye. Microorganisms बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जो कि हम उसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, है ना। उसे ही कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं कि कुछ को तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। मतलब देखो, माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसको हम ज़्यादातर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, पर कुछ को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो कि है ब्रेड पे फंगस, फंगस ऑन ब्रेड। रेनी सीजन के दौरान ब्रेड जो है ना, वो नमीदार बन जाता है, उस पे फंगस ग्रो करने लगता है और ग्रे वाइट पैचेस अपीयर, और ग्रे वाइट पैच है ना, मतलब दिखने लगता है, और यही जो फंगस है, ये ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक्टिविटी नंबर 1, सोइल ऑब्जर्वेशन स्टेप्स। कलेक्ट मोइस्ट सोइल इन अ बीकर। नमीदार मिट्टी लीजिए एक बीकर में, उसमें पानी ऐड कीजिए और उसे, है ना, थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, और फिर आप एक ड्रॉप को ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना। ऑब्जर्वेशन, टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर सीन इन द वाटर। वाटर में जो है ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखने लगेंगे। एक्टिविटी नंबर 2, पोन्ड वाटर ऑब्जर्वेशन स्टेप्स। आप पोन्ड का वाटर लीजिए और फिर उसे ग्लास स्लाइड पे रखिए और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर उसे देखिए। तो जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो चलते हुए आपको नजर आएंगे, वो मूव कर रहे होंगे। तो एक्टिविटीज से आपने क्या सीखा? आपने एक्टिविटीज से क्या कंक्लूजन निकाला? वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। वाटर और सॉइल ये पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भरे पड़े हैं, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं, इन इस छोटे छोटे इस छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वाई आर दे कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कहा गया? देखो, माइक्रो का ही मतलब होता है बहुत छोटा, माइक्रो का मतलब ही होता है टाइनी, है ना, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब जीव, मतलब छोटे छोटे जीव। तो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही क्यों कहा गया? क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, वो बहुत छोटे होते हैं, और उसे आप नेकेड आई से, मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसे ऑब्जर्व करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। ग्रुप: बैक्टीरिया, जैसे कि एग्जाम्पल में टाइफाइड बैक्टीरिया। फंजाई, जैसे कि ब्रेड मूड। प्रोटोजोआ, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट। एल्गी, मतलब कुछ एल्गी जैसे कि वाटर एल्गी। मतलब यहाँ पर आपको बात ये याद रखनी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, है ना कुछ। अब आते हैं वायरसेस पे। ये स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशल ये माइक्रोब्स हैं। क्या मतलब? देखो, वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट।
वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। देखो मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहा, मैंने कहा वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं लेकिन अलग होता है। क्यों? क्योंकि वायरसेस होस्ट के सेल में केवल रिप्रोड्यूस कर सकता है ना। मतलब जब वो बॉडी के अंदर है ना, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो वो लिविंग जैसा बिहेव करेगा, लेकिन अगर वो बॉडी के बाहर है, अगर वो बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करेगा। मतलब अगर उसको एक बॉडी दिख गई मतलब वो उसका होस्ट हो गया। जहाँ पे वायरस से रहते हैं, है ना, जिस बॉडी में वे रहते हैं उसे कहते हैं होस्ट। जैसे कि मान लो ये एक बॉडी है और यहाँ पे वायरसेस आके अटैक कर दिया, तो ये जो बॉडी हो गया ये वायरसेस के लिए होस्ट हो गया, है ना। तो ये होस्ट के सेल में केवल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और होस्ट प्लांट भी हो सकता है, मतलब वायरसेस प्लांट पे भी अटैक कर सकते हैं, एनिमल पे भी या फिर बैक्टीरिया पे भी। और वायरसेस से कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि कोल्ड, है ना, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, जैसे कि कफ, जैसे कि पोलियो, जैसे कि चिकन पॉक्स। ये सब वायरसेस द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिजीजेस। प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं? डाइजेंट्री, मलेरिया, प्रोटो, है ना, ये सब डाइजेंट्री और मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होते हैं। लेकिन बैक्टीरियल डिजीजेस, बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं? टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस टेबल है जिसमें आप डिफरेंस पता कर पाएंगे। आइए इसको देखते हैं। तो बैक्टीरिया वर्सेस वायरस, बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है? क्या बैक्टीरिया लिविंग होते हैं? हाँ, लेकिन वायरस केवल होस्ट के इनसाइड लिविंग होते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन, ये खुद ब खुद रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये केवल होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करेगा। अगर ये किसी होस्ट सेल के बाहर है ना, किसी होस्ट सेल के बाहर है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर आ गया तो वो लिविंग हो जाएगा और खुद को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? टीबी, टाइफाइड, मतलब टीबी और टाइफाइड जो है ना ये बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी है। और कोल्ड, पोलियो ये सब वायरसेस के द्वारा होने वाले बीमारियां हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया, ये सब है ना, ये सब बैक्टीरिया है। ये अमीबा है, कौन नहीं जानता इसको। ये पैरामीशियम है, ये आई है, पैरामीशियम है ये। और ये स्पाइरोगाइरा है ये, और ये क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करते हैं। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आखिर होते क्या है? Microorganisms are very tiny living organisms that cannot be seen with naked eyes. Microorganisms बहुत ही छोटे लिविंग organisms होते हैं जिसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते। They can only be seen using a microscope. उसे केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। Name the four major groups of microorganisms. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है वो? हाँ, बैक्टीरिया, फंजाई, वेरी गुड, फिर प्रोटोजोआ, वेरी गुड, और फिर कौन सा? कुछ एल्गी, हाँ। Why are viruses different from other organisms? क्यों वायरसेस दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं? वायरसेस आर डिफरेंट, वायरसेस अलग होते हैं क्योंकि दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वे केवल एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, प्रोटोजोआ से होने वाले दो डिजीजेस का नाम बताइए, मलेरिया और डायजेंट्री।
और दो बैक्टीरियल डिजीजेस का नाम बताइए, टाइफाइड और टीबी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कहते हैं? एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स या फिर सीड्स? वेरी गुड, माइक्रोब्स। विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड होस्ट सेल्स? कौन सा ऑर्गेनिज्म केवल होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी या फिर फंगस? वेरी गुड, वायरस। मलेरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या फिर फंगस से? बहुत अच्छा, फंगस से, सॉरी सॉरी प्रोटोजोआ से। अच्छा, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं, और उन्हें, है ना, और उन्हें बिना माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते। और इनके चार मेन ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। वायरसेस केवल होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। कोल्ड और फ्लू ये सब वायरल डिजीजेज हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड और टीबी ये बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। अब देखो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए फ्रेंड के जैसा है, जो कि हमारे लिए मित्र के जैसा है, लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे लिए इनेमीज मतलब दुश्मन के जैसा है, और दुश्मन को हम फो भी कह सकते हैं। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मित्र और शत्रु मतलब दुश्मन। मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें बीमारियां कर देते हैं, है ना, और इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह है, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। हवा में, पानी में, मिट्टी में, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, और यहाँ तक कि एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के अंदर वो है। और बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रकार, सिंगल सेल्ड, अगर सिंगल सेल्ड है मतलब वो एक सेल से मिलकर बना हुआ है, और अगर ज्यादा सेल से वो मिलकर बने हुए हैं तो उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी। जबकि मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे बहुत सारे फंगी और बहुत सारे एल्गी। प्लेसेस वेयर माइक्रोब्स लिव, ऐसे जगह जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन आइस कोल्ड रीजन्स, पोलर एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, मार्शी लैंड्स, इनसाइड ह्यूमंस एंड एनिमल्स, है ना, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी ये पाए जाते हैं, और इन्वायरमेंट में तो ये फ्रीली पाए जाते हैं। माइक्रोब्स जो है ना, ये इनविजिबल लिविंग बींग्स है जो कि कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं। ये फ्रोजन आइस से बॉइलिंग हॉट वाटर, है ना, अगर मतलब ये जमे हुए बर्फ में भी और उबल रहे पानी में भी रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम सब, अरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, बेनिफिशियल मतलब फ्रेंड्स और हार्मफुल मतलब फोज। बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें फूड मेकिंग में हेल्प करते हैं, जबकि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज करते हैं। और जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये दवाइयाँ बनाने में मदद करते हैं, जबकि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को स्पॉइल करते हैं। बेनिफिशियल ये इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, जबकि हार्मफुल ये इन्फेक्शंस को स्प्रेड करते हैं, है ना, ये इन्फेक्शंस फैलाते हैं। अब आते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे काम आए, है ना, हमारे दोस्त के जैसा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बहुत वेज में हेल्प करता है, बहुत तरीकों से मदद करता है। यूज इन फूड मेकिंग, इसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में कर सकते हैं। कैसे? मेकिंग ऑफ कर्ड, आप जब दही बनाते हैं ना, जब आप दही बनाते हैं तो क्या करते हैं बेसिकली,
एक मतलब एक माइक्रोब है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और देखो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, ये माइक्रोब है। अच्छा, अब दही बनता कैसे है? ये यहाँ पे मान लो दूध है ना, ये दूध है। अब क्या करेंगे हम, अब हम जोरन डालते हैं ना, मतलब थोड़ा सा दही डालते हैं। अब वो जो दही है ना, उस दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। और जब हम इस उस दही को मतलब जोरन को इसमें डालेंगे, तो जब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मतलब जोरन मिल्क में आएगा, तो वो खुद को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा और मिल्क से दही में बदल जाता है। आया समझ में? आपको आया समझ में? अब देखो क्या होता है। एग्जाम्पल, मदर एड्स अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क, है ना, गरम दूध में मतलब थोड़ा सा गरम दूध में वो कुछ दही डालती है, क्योंकि इसमें है ना, इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। क्योंकि किसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, कुछ, हाँ, वो दही में। अदर फूड्स मेड बाय माइक्रोब्स, है ना, कुछ फूड्स जो कि माइक्रोब्स से बनाए जाते हैं। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू मेक, माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है बनाने में चीज, पिकल्स, है ना, अचार बनाने के लिए, इडली बैटर, डोसा बैटर, भटूरा, है ना, ये सब जो है ना, इन सभी को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कर्ड को क्यों डाला जाता है इडली या फिर भटूरा में? क्योंकि माइक्रोब्स हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जानते हो ना? फर्मेंटेशन का मतलब है शुगर का अल्कोहल में बदलना। शुगर का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं किण्वन। क्योंकि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। और देखो, हाँ, तो माइक्रोब्स जो है ना, ये फर्मेंटेशन में मदद करते हैं और फूड को सॉफ्ट बना देते हैं और फ्लफी बना देते हैं। अच्छा, ब्रेड का बनाना, मेकिंग ऑफ ब्रेड, ईस्ट एक्टिविटी, एक ईस्ट का एक्टिविटी है वैसे। चलो देखो स्टेप्स। फ्लावर लो आप, आटा लो, उसमें चीनी रखो और वार्म वाटर रखो, फिर इसमें ईस्ट का पाउडर डाल दो, हाँ, और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दो। तो अब क्या होगा, जो डफ है ना, वो वो उठ जाएगा, वो मतलब राइजेस अप। तो ये जो डफ है ये क्यों उठ गया, ये क्यों मतलब राइज हो गया? क्योंकि ईस्ट जो है ना, प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेस्पिरेशन के दौरान, है ना, रेस्पिरेशन के दौरान ये जो ईस्ट है इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या किया, प्रोड्यूस किया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बबल्स है ना, ये डफ को भर देता है, और जो डफ है वो फ्लफी हो जाता है। जो आटा है वो फूल जाता है। देखो मान लो ये आटा है ना, और क्या होगा जब हम इसमें हम ईस्ट पाउडर रखेंगे और 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ये जो ईस्ट है, ये जब रेस्पायर मतलब रेस्पिरेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस डफ को मतलब इस डफ को क्या कर देगा, भर देगा, है ना, और ये फूल जाएगा ऐसे, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो, फिर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में। बेकिंग इंडस्ट्री में भी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर बेकिंग, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है क्या क्या बनाने के लिए, ब्रेड, केक्स और पेस्ट्रीज। फिर आता है तीसरा नंबर, कमर्शियल यूज, अल्कोहल एंड विनेगर। अल्कोहल और विनेगर, सॉरी, विनेगर बनाने के लिए, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना। तो अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए विनेगर या फिर एसिटिक एसिड बनाने के लिए, है ना, जो माइक्रोब यूज किया जाता है वो है यीस्ट। फर्मेंटेशन, हाँ, फर्मेंटेशन को क्या कहते हैं हम हिंदी में? फर्मेंटेशन को हम हिंदी में कहते हैं किण्वन। क्या? किण्वन। रुक जाओ, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। किण्वन का मतलब क्या है? किण्वन का मतलब क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ईस्ट होता है ना, ये शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। जो ईस्ट होता है
ये शुगर को किस में बदल देता है, अल्कोहल में। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। तो शुगर सॉल्यूशन में हम ईस्ट रखेंगे, इसे मतलब वार्म करेंगे, और फिर जो स्मेल स्मेल आती है ना, और ये जो स्मेल है ये अल्कोहल का स्मेल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लुईस पैस्चर ने फर्मेंटेशन की खोज की थी 1857 में। 1857 में लुईस पैस्चर ने इस किण्वन की खोज की थी। आया समझ में? लुईस पैस्चर ने, है ना, खोज किया था किसका, फर्मेंटेशन का। कब? 1857 में। फिर मेडिसिनल यूज में भी, है ना, सॉरी, मेडिसिनल यूज, एंटीबायोटिक्स, ये सब भी बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। तो अच्छा, आखिर एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स बेसिकली दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। तो ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मार देता है ना, किल कर देता है। एक और बात याद रखना कि ऐसे माइक्रोब्स जो कि डिजीज करते हैं उसे कहते हैं पैथोजेंस। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारियां करते हैं उसे कहते हैं पैथोजेंस। और इस तरह के मतलब पैथोजेंस को मारने के लिए, है ना, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और वो जो दवाइयाँ किससे बनाई जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और उसी को कहते हैं हम, उसी दवाई को कहते हैं एंटीबायोटिक्स। जैसे कि पेनिसिलिन, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। और यहाँ पे एक शब्द आई है जो कि एक दवा है, पेनिसिलिन। अब इसके पीछे एक साइंटिस्ट है। देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था 1929 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में 1929 में पेनिसिलिन की खोज किया था। एक बार यहाँ पे ध्यान दो। बताओ, फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी? फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी? वेरी गुड, लुईस पैस्चर ने कब किया था? लुईस पैस्चर ने कब किया था? बहुत अच्छे, वेरी गुड, दे रहे हो ना? अरे भाई, भूल तो नहीं गए? अभी तो यहाँ पे हम पढ़ाए हैं। रुक जाओ, देखो, लुईस पैस्चर ने 1857 में किया था। अरे भाई, लुईस पैस्चर 1857 में इन्होंने पेनिसिलिन की खोज किया था। फिर अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था, है ना? कब? कब किया था? 1929 में। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, 1929 में। अरे यार, रुक जा थोड़ा, बस रुक जा। 1929, इसको याद रख लो, है ना, बहुत ही काम की चीज़ है ये। जो कुछ भी है बहुत ही काम की है। अच्छा, अब एंटीबायोटिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं जो कि आपको ये पता होने चाहिए, है ना। अब देखो, बात बात पे क्या करना होता है, बात बात पे दवाई नहीं खा लेनी होती है। हमेशा दवाइयाँ नहीं खाई जाती है। अब एंटीबायोटिक्स कब ले? एंटीबायोटिक्स तभी ले, डॉक्टर्स के एडवाइस पे आप एंटीबायोटिक्स ले, है ना। और फिर रॉन्ग यूज मेक्स एंटीबायोटिक्स लेस इफेक्टिव। और इसका गलत इस्तेमाल करने पे जो एंटीबायोटिक्स है ना, ये कम इफेक्टिव पड़ता है, मतलब ये कम इफेक्टिव होने लगता है। और ये है ना, अगर आप ज़्यादा, मतलब ये जो है ना, ये गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है। इसीलिए बात बात पे, है ना, नहीं खानी चाहिए ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वर्क किस पे नहीं करेगा, ये कोल्ड और फ्लू पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये वायरसेस से होते हैं। समझ रहे हो, है ना? ये जो वायरसेस से जो कोल्ड और फ्लू होते हैं, ये कैसे काम कर पाएंगे? समझ रहे हो ना? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वैक्सीन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लाइफ सेविंग माइक्रोब्स होते हैं ये जिंदगी को बचाने वाला माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
तो अब ये वैक्सीन क्या है? देखो यहाँ पे तुमने देखा कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली दवाइयाँ होती है जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है ना। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। लेकिन यहाँ पे वैक्सीन क्या है? वैक्सीन वैक्सीन बेसिकली होती क्या है? वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स दैट हेल्प्स द बॉडी डेवलप इम्यूनिटी। मतलब ये डेड या फिर कमजोर माइक्रोब्स को है ना प्रिपेयर करना, जो कि आपके बॉडी के इम्यूनिटी को डेवलप करे। क्या कहा? देखो समझ में आएगा सब। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा। वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है? वीक माइक्रोब्स इंटर बॉडी है ना, वीक माइक्रोब्स बॉडी के अंदर इंटर करेंगे। बॉडी जो है ना एंटीबॉडीज बनाएंगे। बॉडी फिर उसे याद रखेंगे और फिर फ्यूचर में आपको ये प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे होती यूं है कि आपकी ये मान लो बॉडी है, ये आपकी बॉडी है। अब होगा यूं कि वैक्सीन में क्या किया जाता है? वैक्सीन में मरे हुए या फिर कमजोर माइक्रोब्स को आपके बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि जो आपका बॉडी है ये एंटीबॉडी बनाएगा, है ना, एंटीबॉडीज बनाएगा। और फिर इनसे लड़ने मतलब इनसे लड़ेगा। और इनसे कैसे लड़ना है ये आपका बॉडी याद रखेगा। और फिर जब ये असल में आएंगे ना, जब ये असल में माइक्रोब्स आएंगे तो वो है ना उनसे लड़ पाते हैं, है ना। ये फ्यूचर में आपको प्रोटेक्ट करेगा। आप पाया समझ में? देखो मान लो यहाँ पे ये आपका बॉडी है ना, और इसमें हम क्या करेंगे? कुछ वीक है ना, वीक माइक्रोब्स या फिर मरे हुए माइक्रोब्स आपके बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। और फिर डालने के बाद क्या होगा कि आपका बॉडी इससे लड़ेगा। और लड़ेगा मतलब एंटीबॉडीज बनाएगा, और एंटीबॉडीज बनाने के बाद ये इससे लड़ेगा। और लड़ने के बाद इसको याद रखेगा कि ऐसे कैसे इससे लड़ना होता है। और फिर जब ये असल में आएंगे ना, मजबूत या फिर बहुत ही है ना, असल में ये जब माइक्रोब्स आएंगे तो आपका बॉडी याद रखेगा कि इससे कैसे लड़ना होता है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी 1798 में। वे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1798 में स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन जो बनाए थे, है ना, जो साइंटिस्ट उसका नाम क्या था? उनका नाम था क्या? उनका नाम था एडवर्ड जेनर। देखो फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा, लुइस पास्चर ने। कब? 1857 में। वेरी गुड। पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है, इसकी खोज किसने की थी? वेरी गुड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। और कब कब किया था? अरे भाई भूल तो नहीं गए? अभी तो पढ़ाए थे ना, 1929 में। 1929 में। लेकिन वैक्सीन मतलब स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन जिन्होंने खोज किया था, उनका नाम क्या था? एडवर्ड जेनर। कब? 1798 में। अच्छा, वैक्सीन से कितने बीमारियों से बचा जा सकता है? वैक्सीन से कितने बीमारियों से बचा जा सकता है? कोलेरा से बचा जा सकता है ना। मतलब वैक्सीन से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि कोलेरा, जैसे कि टीबी, जैसे कि हेपेटाइटिस, जैसे कि पोलियो, स्मॉल पॉक्स। और इस स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन जिन्होंने बनाया था उनका नाम क्या है? एडवर्ड जेनर। कब बनाया था? 1798 में। तो आप वैक्सीन से कोलेरा से, टीबी से, हेपेटाइटिस से, पोलियो से, स्मॉल पॉक्स से, इन सभी से आप बच सकते हैं वैक्सीन लगवा के। अच्छा, एक प्रोग्राम होता है ना, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये जो इसमें पोलियो ड्रॉप्स है ना, ये वैक्सीन ही होता है एक तरह का। और स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड ड्यू टू वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन से ही स्मॉल पॉक्स है ना, मतलब वर्ल्ड वाइड है ना, इरेडिकेट हो गया, इरेडिकेट हो चुका है ना, खत्म हो चुका है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। तो बात क्या है? देखो यहाँ पे बात ये है कि कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हवा से। मतलब हवा से कुछ बैक्टीरिया है ना नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। दे इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, और वे सोइल के फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया होते हैं इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं।
और ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी मदद करते हैं, मतलब ये डिकम्पोजर्स होते हैं। मतलब ये कि डिकम्पोजर्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देता है वेजिटेबल पिल्स को, डेड प्लांट्स को, एनिमल रिमेन्स को, वेस्ट मटेरियल को, इस सभी को वो है ना डिकम्पोज कर देता है, सड़ा गला देता है। और वे जो है ना कन्वर्ट किस में कर देता है, मैन्योर में वो कन्वर्ट हो जाता है ना। आपने मैन्योर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आपने पढ़ लिया। अच्छा, तो कंक्लूजन क्या है, माइक्रोब्स क्लीन इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर को ही डिकम्पोज कर पाता है, ये ऐसे नहीं होगा कि ये प्लास्टिक वेस्ट को डिकम्पोज कर सके, है ना। देखो ये जो मान लो एक पॉट ए लो और पॉट बी लो। पॉट ए में प्लांट वेस्ट रखो और पॉट बी में प्लास्टिक वेस्ट रखो। अब ये जो प्लांट वेस्ट है ये मैन्यूअर में डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। यहाँ पे माइक्रोब्स है ना करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइक्रोब्स जो है ना एक्ट नहीं कर सकते। माइक्रोब्स यहाँ पे एक्शन नहीं ले सकते। तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आखिर रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर इन्वायरमेंट में, सभी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि सोयल, वाटर, एयर, हॉट स्प्रिंग्स, आइस कोल्ड रीजन्स, डिजर्ट्स, इनसाइड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। देखो प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी, ह्यूमंस के अंदर भी ये रहते हैं। अच्छा, ऐसा बैक्टीरिया का नाम बताओ जो कि दही बनाने में हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अच्छा, ये ब्रेड का जो ब्रेड डक होता है ये राइज, ये फूल क्यों जाता है, क्योंकि जो ईस्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के दौरान। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बबल्स है ये डफ को फुला देते हैं और फ्लफी बन जाते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है, अरे भाई फर्मेंटेशन अभी तो पढ़ाए थे। फर्मेंटेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ईस्ट जो है ना शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती है बेसिकली, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना से बनाए जाते हैं। और ये या तो मार देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। और आपको पता होगा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, पैथोजेंस। वेरी गुड, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, पैथोजेंस। पैथोजेंस। Why antibiotics do not work against cold and flu? क्यों 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 एंटीबायोटिक्स कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि कोल्ड और फ्लू ये वायरस से होते हैं और जो एंटीबायोटिक्स है ये वायरसेस को नहीं मार पाते हैं। देखो, अगर आपको वायरस से कोई बीमारी हुई है तो आप एंटीबायोटिक लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरसेस को नहीं मार सकते। एंटीबायोटिक्स डू नॉट किल वायरसेस, नहीं मार पाता है। वैक्सीन क्या है, तो फिर वैक्सीन क्या है, अबे यार अभी तो बताए थे, अभी तो थोड़ा देर बताए थे। वैक्सीन जो है ना ये मतलब कमजोर या फिर मरे हुए माइक्रोब से बनाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप कराता है अगेंस्ट डिजीजेस। हाउ डू माइक्रोब्स क्लीन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कैसे माइक्रोब्स क्लीन कर पाता है। माइक्रोब जो है ना ये डिकम्पोज कर देता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपल सब्सटेंसेस में और मैन्योर में, और इसीलिए वो इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। कर्ड फॉर्मेशन इज हेल्प्ड बाय, किससे कर्ड का फॉर्मेशन हो पाता है, ईस्ट से, लैक्टोबैसिलस से, वायरस से, या फिर एलगी से। वेरी गुड, लैक्टोबैसिलस से। फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था, जेनर ने, फ्लेमिंग ने, पैस्चर ने, न्यूटन ने। अरे भाई पैस्चर ने, है ना, लुइस पैस्चर। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग ने, या फिर पैस्चर ने, या फिर जेनर ने, या फिर बोस ने। फ्लेमिंग ने, वेरी गुड। वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करते हैं क्या प्रोड्यूस करके, हाँ वैक्सीन जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं क्या प्रोड्यूस करके, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एंटीबॉडीज या फिर शुगर, एंटीबॉडीज। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो अब बात ये है कि माइक्रोब्स हर जगह रहते हैं। लैक्टोबैसिलस है ना दही बनाने में मदद करता है। ईस्ट जो है ना ये जो है ब्रेड को फुला देता है कार्बन डाइऑक्साइड से।
जो फर्मेंटेशन है ये शुगर को अल्कोहल में बदलना होता है ना। और एंटीबायोटिक्स है ना, ये बैक्टीरियल डिजीजेस को क्योर कर सकता है, लेकिन ये वायरल डिजीजेस को नहीं कर पाता है क्योर। अच्छा, वैक्सीन्स जो होते हैं ये डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं हमें बीमारियों से। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये सोइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं वेस्ट को, किसमें, मैन्योर में। तो आपने फर्टिलाइजर पर आया ना, ये इनऑर्गेनिक साल्ट होता है ना, ये ऑर्गेनिक नहीं होता है, ये इनऑर्गेनिक साल्ट होता है और इसको फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। ये इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे सुपर हीरोज होते हैं और वे दही बनाते हैं, है ना। मतलब दही बनाने में मदद करते हैं, ब्रेड, है ना, मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, और यहाँ तक कि हमारे अर्थ को भी क्लीन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं, और इसीलिए, है ना, उसे फ्रेंड एंड फो कहा गया है। अब आते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, बात कुछ ऐसी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल तो है, क्योंकि वे बीमारियां करते हैं, वे खाने को स्पॉइल कर देते हैं, वे क्लॉथ्स को और लेदर को डैमेज कर देते हैं। अच्छा, पैथोजेंस है ना, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। जो पैथोजेंस है ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, किस कैसे, हवा से, जैसे जिससे हम सांस लेते हैं, पानी से जो हम पीते हैं, खाना से जो हम खाते हैं, या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से, या फिर कुछ कैरियर्स जैसे कि इंसेक्ट्स और एनिमल्स, वो भी, है ना, बीमारियां फैलाते हैं। अब आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज में। डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ऐसे बीमारियां जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैले, है ना, स्प्रेड करे। देखो, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाता है ना, जो बीमारी, उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे कि कोलेरा, ये भी फैलता है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ये सब बैक्टीरिया से होते हैं ना। देखो, सॉरी, ये जो कोलेरा है ये बैक्टीरिया से होता है ना। ट्यूबरकुलोसिस ये भी बैक्टीरिया से होता है। कॉमन कोल्ड और चिकन पॉक्स, ये बताओ किससे होता है, वायरस से होता है। ये किससे होता है, वायरस से होता है। आया समझ में, आया कि नहीं, आ गया होगा समझ में। तो ये सब है ना, ये सब है। अब देखो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब देखो, ये जो कॉमन कोल्ड है ये स्प्रेड होता है। क्यों, इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है ना। देखो, सॉरी, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है ना, छींकता है बेसिकली, तो पता है क्या होता है, मतलब हजारों वायरसेस उनके मतलब छींक से, है ना, ड्रॉपलेट से बाहर निकलते हैं। और जो वायरस है वो हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाता है ना, ब्रीदिंग से हम सांस लेते हैं उससे। और फिर, है ना, फिर कैरियर्स ऑफ डिजीजेस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंसेक्ट्स या फिर कुछ एनिमल्स माइक्रोब्स को कैरी करते हैं और उन्हें कहते हैं कैरियर्स। देखो यार, जब कोई इंसान छींकता है, और कौन सा इंसान, इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है, तो उसके ड्रॉपलेट से हजारों वायरसेस बाहर निकलते हैं। और कोई हेल्दी पर्सन इसको ब्रीदिंग से अंदर ले लो तो उनको भी, है ना, बीमारी होने लगती है, मतलब वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोब्स को कैरी करते हैं और उन्हें कहते हैं कैरियर्स। हाउस फ्लाई और कैरियर में क्या अंतर है, हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई एज कैरियर। देखो, हाँ, हाउस फ्लाई कैरियर के जैसा। देखो, हाउस फ्लाई बैठता है गार्बेज पे, और या फिर एनिमल एक्सक्रेटा पे, है ना, गंदी चीजों पे ये बैठता है। और फिर होगा क्या कि पैथोजेंस स्टिक टू इट्स लेग, इस बॉडी, है ना, जो पैथोजेंस है ये इसके लेग या फिर बॉडी में स्टिक कर जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि डिजीज करने वाले हैं, वो हाउस फ्लाई या फिर कैरियर, मतलब हाउस फ्लाई के लेग पे या फिर बॉडी पे चिपक जाते हैं।
और फिर जब ये अनकवर्ड फूड पे बैठते हैं, मतलब खुला हुआ भोजन पे बैठते हैं, तो वो जर्म्स को है ना ट्रांसफर कर देते हैं, और रिजल्ट में क्या आता है, फूड कंटेमिनेशन, और वहां से सिकनेस हो जाती है। तो इससे प्रिवेंशन कैसे होगी? ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, हमेशा फूड को कवर रखिए। और आप अनकवर्ड फूड को मत खाइए, मतलब बिना तोपे हुए खाना को मत खाइए। जैसे कि हमने कुछ खाया है ना, और उसे हमने छोड़ दिया, तो आप उसे कवर कर दीजिए। अगर आपने कवर नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया है ना खा के, तो फिर आप उसको मत खाइएगा। अब देखो, मस्क्वाइटो एज कैरियर, मस्क्वाइटो कैरियर की तरह, मतलब कैरियर जानते हो ना, अभी तो बताए हैं, जो कि ऐसे इंसेक्ट्स जो कि, या फिर एनिमल्स जो कि माइक्रोब्स को कैरी करें, तो मस्क्वाइटो जो कि माइक्रोब्स को कैरी करता है। अच्छा, एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, ये आखिर करती है फीमेल ही। मतलब जब भी मलेरिया या फिर डेंगू है, तो आपको मेल का सोचना ही नहीं है, आपको मेल का दिमाग में लाना ही नहीं है ना, आपको लाना है फीमेल। माफ करना पर, है ना, समझ में आ रही होगी। मतलब देखो, फीमेल जो है ना, फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो है, यही मलेरिया करती है, या मतलब प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, और फीमेल एडीज मच्छर जो है, यही डेंगू है ना करती है। मतलब इसी से डेंगू होता है, और इसी से मतलब फीमेल एनाफिलीज से मलेरिया होता है। यहाँ पे मेल का सोचना भी मत। अच्छा, वाटर को, है ना, क्यों कहीं पे हम मतलब नहीं कलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि मस्क्वाइटोज जो है वो है ना वाटर पे मतलब ब्रीड करते हैं। एग्जांपल जैसे कि कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स। कंट्रोल मेजर्स, इस सबको कंट्रोल कैसे करें? आप अपने चारों ओर मतलब साफ सुथरा रखिए, है ना, सूखा रखिए, मतलब क्लीन और ड्राई रखिए। और आप वाटर कलेक्शन को अलाउ मत कीजिए। मस्क्वाइटो, है ना, मतलब मस्क्वाइटो नेट्स या फिर रिपेलेंट्स यूज कीजिए, या फिर स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, मतलब इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कीजिए। तो अब देखिए, मस्क्वाइटो एज कैरियर, यहाँ पे जो ये टेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है आपको। तो अब हम इसको अगर देखें, तो देखिए, टीबी जो बीमारी होती है, ये कौन करता है? बैक्टीरिया। वेरी गुड। और ये किससे फैलता है? एयर से। और ये है ना, इससे कैसे प्रिवेंट, मतलब कैसे बचे? आइसोलेशन से या फिर वैक्सीनेशन से। जो मीजल्स होते हैं, ये किससे ये कौन से मतलब ये वायरस से होते हैं, और ये है ना, ये किससे फैलते हैं? एयर से फैलते हैं ये। और इससे हम कैसे बच सकते हैं? वैक्सीनेशन से। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो है ना वायरस से होता है, और ये कैसे फैलता है? एयर या फिर कांटेक्ट से। और आप इसे कैसे बच सकते हैं? आइसोलेशन या फिर वैक्सीन लेकर। पोलियो, पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। ये फैलता किससे? एयर और वाटर से। और इससे आप बच सकते हैं पल्स पोलियो वैक्सीन से। कोलेरा होता है, बैक्टीरिया से बच सकते हैं आप, वाटर मतलब ये फैलता है, सॉरी, वाटर और फूड से। और इससे आप बच सकते हैं कैसे? मतलब क्लीन वाटर पिए, और हाइजीन रखिए, है ना, हाइजीन मेंटेन किए रखिए। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, फैलता वाटर से है। और आप वाइल्ड वाटर, है ना, पिया कीजिए। हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से होता है, ये फैलता है वाटर से। और आप कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं इससे, है ना, वैक्सीनेशन से। मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से, है ना, सॉरी, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। और जो मलेरिया, ये फैलता किससे है? मस्क्वाइटो से, है ना। और इससे कैसे बच सकते हैं? जाहिर सी बात है ना, नेट से या फिर नो स्टेगनेंट वाटर। अच्छा, अब यहाँ पे एनिमल्स की बात की जाए, ये तो ह्यूमंस की बात हो रही थी ना। अब यहाँ पे एनिमल्स की बात करते हैं, और प्लांट्स की बात करते हैं। तो माइक्रोब्स जो है ना, ये एनिमल्स को भी डिजीज करते हैं। जैसे कि एंथ्रेक्स, जो कि कैटल और ह्यूमन डिजीज दोनों है, ये बैक्टीरिया से होता है। एंथ्रेक्स जो कि कैटल और ह्यूमन डिजीज दोनों है, ये बैक्टीरिया से होता है। फुट और माउथ डिजीज जो कि, है ना, कैटल में होती है, ये वायरस से होती है। तो अच्छा, ये सबको हम कंट्रोल कैसे करें? यहाँ पे जो रुको, यहाँ इसको पहले पढ़ाते हैं।
प्लांट्स में है ना, ये जो माइक्रोब्स है ये क्रॉप के ईल्ड को मतलब रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। प्लांट डिजीज, जो साइट्रस कैंकर है ये कौन से माइक्रोब से होता है? बैक्टीरिया से होता है। ये फैलता किससे है? एयर से। रस्ट ऑफ व्हीट फंगस से होता है, एयर या फिर सीड से फैलता है ये। येलो विंग मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये होता है वायरस से, फैलता किससे? इंसेक्ट से। तो अब हम इसको कंट्रोल कैसे करें? आप ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल कीजिए जो कि माइक्रोब्स को मार दे, है ना, किल करे। देखो फिर से, साइट्रस कैंकर किससे होता है? बैक्टीरिया से। रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है? फंगस से। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी किससे होता है? वायरस से। अब आते हैं फूड पॉइजनिंग पे, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, फूड पॉइजनिंग। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि माइक्रोब्स है ना, ये फूड को पॉइजनस बना देता है, जैसे कि ईटिंग स्पॉइल्ड फूड, वॉमिटिंग या फिर सिकनेस। अगर आप स्पॉइल्ड फूड खा रहे हैं तो क्या होगा? आपको वॉमिटिंग होगी, सिकनेस होगी, है ना। फूड पॉइजनिंग क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कॉज कर सकता है? सीरियस इलनेस और यहाँ तक कि डेथ भी आपकी हो सकती है। सो इसीलिए फूड को है ना प्रिजर्व्ड रखना ही चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि खाना को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पॉइल होने से बचाना। तो अगर खाना स्पॉइल हो चुका है तो हमें कैसे पता चलेंगे कि वो खाना स्पॉइल हो चुका है? तो उसमें से बैड स्मेल आएगी, टेस्ट बैड होगा, कलर चेंज होगी और फिर जो अपीयरेंस है वो मतलब रॉटेन हो जाएगा, है ना। तो अब हम फूड प्रिजर्वेशन की विधियां देख लेते हैं कि हम कैसे फूड प्रिजर्वेशन से, है ना, मतलब कैसे फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे केमिकल मेथड, प्रिजर्वेटिव्स केमिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ केमिकल ऐसे हैं जो कि होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, जैसे कि साल्ट, जैसे कि ऑयल, जैसे कि विनेगर, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये सब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, है ना, जो कि माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इसको किस में इस्तेमाल किया जाता है? पिकल्स में, अचार में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? तेल ही तो इस्तेमाल करते हैं ना। जाम्स में, स्क्वैशेस में सबको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आप कॉमन साल्ट से भी आप प्रिवेंशन कर सकते हैं अपने फूड को। कैसे? साल्ट का इस्तेमाल किस में किया जाता है? साल्ट इज यूज फॉर मीट, फिश, आंवला, रो मैंगो, टमारिंड, है ना। तो साल्ट जो है ना ये मॉइस्चर को रिमूव कर देता है, ये नमी को हटा देता है। और जब नमी ही हट जाएगी तो बैक्टीरिया कैसे ग्रो कर पाएंगे? फिर शुगर से प्रिवेंशन बाय, सॉरी हाँ, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ये सही है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जाम्स में, जेलीज में, स्क्वैशेज में। अब ये जो शुगर है ये भी मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है। जैसे यहाँ पे हाँ, ये जो है ना शुगर मॉइस्चर को रिड्यूस कम कर देता है और यहाँ पर माइक्रोब सरवाइव नहीं कर पाते हैं। फिर चौथा मेथड है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अच्छा, यहाँ पर अगर तुम ध्यान दिए होगे तो जो अचार होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना ऑयल में या फिर विनेगर में जी नहीं पाते हैं ना, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाएगा ऑयल और विनेगर का? वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, फिश में, मीट में। पांचवा है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, देखो बात कुछ ऐसी है कि हीटिंग से क्या होता है? हीटिंग से जब आप बॉयल करते हो ना तो वो बॉइलिंग जो है ना माइक्रोब्स को मार देती है। जैसे कि बॉइलिंग मिल्क, हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं? मतलब उसमें जो माइक्रोब्स है वो मर जाए। कूलिंग, कूलिंग से क्या होता है? रेफ्रिजरेटर स्लोज माइक्रोबियल ग्रोथ। और ये जो कूलिंग से भी है ना, जो रेफ्रिजरेटर होता है ये भी माइक्रोबियल ग्रोथ को स्लो कर देता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ स्लो हो जाता है। अब ये जो मेथड है जो कि पैस्चराइजेशन, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसको रट ही लो, इसको रट ही लो। ये पैस्चराइजेशन क्या होती है? देखो, मिल्क को जो है ना कि 70 डिग्री सेल्सियस पे उबाला जाता है, हीट किया जाता है, माफ करना, हीट सही रहेगा। मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। कितने सेकंड्स के लिए? बस 15 से 30 सेकंड के लिए। और फिर उसको जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है। और इससे क्या होगा? इससे जो हार्मफुल माइक्रोब्स है वो मर जाते हैं।
और इसको किसने डिस्कवर किया था? लुईस पैस्चर ने। देखो यहाँ पे जो मिल्क है, इसको हम 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। कितने सेकेंड्स के लिए? 15 से 30 सेकेंड के लिए। और फिर इसको हम क्विकली कूल कर देंगे, है ना। फिर इसको जल्दी से हम ठंडा कर देते हैं। और ये जो है ना, इसी को कहते हैं पेस्चुराइजेशन, है ना। और फिर मतलब इसकी खोज किसने किया था? लुईस पैस्चर ने। और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से जो हार्मफुल माइक्रोब्स है वो मर जाते हैं। अच्छा, देखो अब फिर सवाल आता है कि क्यों पैकेट का मिल्क या फिर वो मतलब जल्दी से स्पॉइल नहीं हो पाता है? क्योंकि वो पेस्चुराइज्ड है और एयर टाइट, मतलब वो पैक्ड है एयर टाइटली। फिर आती है स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग ये क्या होती है? ये फूड है ना, स्टोर किया जाता है एयर टाइट सील पैकेट्स में। और ये जो है ना, माइक्रोब्स को अंदर इंटर करने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। अब कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स कर लेते हैं। देखो बात कुछ ऐसी है कि देखो अब यहाँ पे व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस क्या है? पैथोजेंस आखिर होते क्या है? पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं? ऐसे डिजीजेस जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचते हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड या फिर कंटेक्ट, है ना। इसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। वाई शुड वी नॉट लेट वाटर कलेक्ट नियर होम्स? क्योंकि मस्क्वाइटो जो है ना, वो ब्रीड करते हैं इन स्टैंडिंग वाटर एंड स्प्रेड डिजीजेस जैसे कि मलेरिया और डेंगू। बताओ मलेरिया किससे होता है और डेंगू किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? बहुत अच्छा, फीमेल एनाफिलीज मच्छर से। फीमेल एनाफिलीज मच्छर से। और यहाँ पर डेंगू किससे होता है? फीमेल एडीज मस्क्वाइटो से। आया समझ में? फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग है ना, इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग फूड कॉन्टेमिनेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पेस्चराइजेशन को डिफाइन करो। पेस्चराइजेशन क्या है? मिल्क को हीट करना 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड की, और फिर इसको है ना ठंडा कर देना। और इससे क्या होता है? ये हार्मफुल माइक्रोब्स को मार देता है। चलो बताओ, एमसीक्यूज करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। मलेरिया स्प्रेड होता है बाय फीमेल एनाफिलीज मच्छर। पिकल्स डू नॉट स्पॉइल ड्यू टू ऑयल एंड विनेगर, है ना। पेस्चुराइजेशन मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? पैस्चर ने। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये डिजीजेस और फूड को स्पॉइल कर देते हैं। सही बात है। पैथोजेंस कम्युनिकेबल मतलब पैथोजेंस जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज कॉज करते हैं। हाउस फ्लाई और मस्क्वाइटोज कैरियर्स के जैसा काम करता है। फूड पॉइजनिंग होता है ना कंटेमिनेटेड फूड से। फूड को प्रिजर्व किया जाता है साल्ट से, है ना, शुगर से, ऑयल से, विनेगर से, दही से और कॉल्ड से। पेस्चुराइजेशन हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रोब्स को सॉरी मार देता है मिल्क में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेंजरस हो सकते हैं, है ना, डेंजरस इनेमीज हो सकते हैं। लेकिन बट विद हाइजीन, वैक्सीनेशन, क्लीन फूड एंड प्रिजर्वेशन मेथड्स वी कैन स्टे सेफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेंजरस इनेमीज हो सकते हैं, लेकिन हाइजीन से, वैक्सीनेशन से, क्लीन फूड से, है ना, साफ साफ खाना खाने से, या फिर हम कुछ प्रिजर्वेशन मेथड्स का इस्तेमाल करके हम सेफ रह सकते हैं। तो अब आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर प्लांट्स। क्या? देखो बात कुछ ऐसी है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रक्रिया होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में बदल देना, ताकि है ना यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदल देना जो कि प्लांट्स यूज कर सके। बात कुछ ऐसी है कि देखो, ये मान लो प्लांट्स है और यहाँ पे तो बहुत सारे नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, लेकिन लेकिन ये जो इतने सारे नाइट्रोजन है, आपको पता होगी कि 78% जो है ना नाइट्रोजन ही होती है। तो इतने सारे नाइट्रोजन है, पर जो प्लांट्स है इसे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना।
मतलब अब यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको यूजेबल नाइट्रोजन में बदल देना, है ना, जिस यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देना जिससे कि प्लांट्स इसको यूज कर पाए। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होता है, लेकिन प्लांट्स इसको यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली फ्रॉम एयर, इसीलिए नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। और कौन कौन नाइट्रोजन को है ना फिक्स करता है? तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है ना जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और ये कहाँ पे रहता है? ये लीव्स, है ना, ये कहाँ पे रहता है? लीव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। ये लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट में रहता है। और है ना, जैसे एग्जाम्पल जैसे कि पी, बीन्स, ग्राम, पल्सेस, इन सभी के रूट्स में ये रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, आपने शायद 7वीं क्लास में पढ़ा होगा इसको। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों मतलब दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को हेल्प करना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जैसे कि देखो, प्लांट जो है ना राइजोबियम को हेल्प करेगा, और राइजोबियम जो है ना ये प्लांट को हेल्प करेगा। कैसे? राइजोबियम प्लांट को कैसे हेल्प करेगा? ये नाइट्रोजन को फिक्स है ना मतलब फिक्स करेगा, जबकि प्लांट राइजोबियम को कैसे हेल्प करेगा? ये फूड देता है, शेल्टर देता है ना। प्लांट राइजोबियम को खाना देगा और रहने के लिए जगह देगा। राइजोबियम एक फ्रेंडली बैक्टीरिया है जो कि लिविंग लाइक अ टेनेंट इनसाइड प्लांट रूट्स और पेइंग रेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन को है ना नाइट्रोजन के फॉर्म में ये रेंट को पे करता है, और बदले में जो प्लांट के रूट्स हैं उन्हें मतलब रहने के लिए जगह देते हैं और खाना देते हैं। तो यही है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखो, अदर नाइट्रोजन फिक्सर्स, आप ऐसे भी मतलब दूसरे तरीकों से भी है ना नाइट्रोजन फिक्स हो पाता है। राइजोबियम के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोबैक्टीरिया, ये भी मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। लाइटिंग या फिर नाइट्रोजन फिक्स, लाइटिंग से भी है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। कुछ कभी कभी नाइट्रोजन जो है ना फिक्स हो जाता है ड्यू टू लाइटिंग, लेकिन मेन फिक्सेशन होता है बैक्टीरिया से। नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल करके प्रोटीन्स है ना, क्लोरोफिल, डीएनए, आरएनए, विटामिन, ये सब बन पाता है। इसीलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है। अब नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे देख लो। नाइट्रोजन साइकिल कंटिन्यूअस मूवमेंट है नाइट्रोजन का बिटवीन एटमॉस्फेयर, सोइल, प्लांट और एनिमल्स, है ना। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन का कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है किसके बीच? एटमॉस्फेयर, सोइल, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच। तो आप इसे देख लेना सही से। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, सुपर इजी। अच्छा, इसको हम ही बता दें का? चलो बता ही देते हैं इसको। क्यों इसको छोड़ना, आओ इसको बता ही देते हैं। माफ करना, इसको हम बता ही दे रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ओके, अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। ओके, और फिर बैक्टीरिया जो है ना टर्न में ये फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल दिया। मिट्टी में है ना कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, सोइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं। और फिर जो है ना बैक्टीरिया फिर जो है टर्न कर देगा कंपाउंड्स को नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, फिर ऐसे कर देता है। और फिर ये जो सोइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है ये प्लांट्स के द्वारा ले लिए जाएंगे, है ना। और फिर क्या होगा? फिर इस प्लांट्स को है ना एनिमल खा जाएंगे। और फिर होगा यूं कि नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है ये ये फिर जो है ना नाइट्रोजनियस वेस्ट मतलब डेथ और एक्सक्रीशन से आ जाएगा। और फिर ये जो नाइट्रोजन है ना, फिर इस नाइट्रोजन को कौन बदल देता है गैसियस नाइट्रोजन में? फिर बैक्टीरिया बदल देता है। और फिर कभी कभी क्या होगा, लाइटिंग से भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो पाता है। तो आया ना समझ में? अब देखो यहाँ पे स्टेप 1 है नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। एयर है ना, एयर के पास नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन प्लांट्स इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae convert nitrogen gas into nitrogen compounds, nitrates, plants absorb these through roots।
देखो, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन गैस को बदल देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, मतलब नाइट्रेट्स में। और फिर प्लांट्स इनको यूज करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू। फिर प्लांट्स है ना प्रोटीन्स बनाते हैं। अरे भाई, अभी तो यहाँ पे देखे थे ना, नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? प्रोटीन्स बनाने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए, डीएनए आरएनए विटामिन बनाने के लिए, और फिर कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए। एनिमल्स जो है ना नाइट्रोजन, फिर एनिमल्स गेट नाइट्रोजन, अब वो जो प्लांट है उसको खा जाएगा एनिमल, और फिर वो प्रोटीन्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स बना लेंगे। फिर वो एनिमल जब डेथ कर जाएगा तो उसका डिकम्पोजिशन होगी कहाँ पे? अरे भाई, कहाँ पे होगी? सॉइल पे ही तो होगी, है ना। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई उन उनपे मतलब उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, और फिर उन्हें नाइट्रोजन रेस्ट इनटू सॉइल कंपाउंड्स, और फिर उन्हें कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फिर वो जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो सॉइल कंपाउंड्स में, है ना, मिक्स हो जाता है। फिर एटमॉस्फेयर, रिटर्न टू एटमॉस्फेयर, फिर इसको एटमॉस्फेयर में कौन रिटर्न करता है? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स को फिर से नाइट्रोजन गैस बना देता है, और एटमॉस्फेयर में ऐसे नाइट्रोजन चला जाता है। तो रिजल्ट में क्या आया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमेशा, मतलब वो कांस्टेंट रहता है। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, या फिर लाइटिंग से भी हो पाती है। नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन कौन करता है? प्लांट्स। फिर ये एनिमल्स तक ट्रांसफर होता है ना, फिर वो मतलब, है ना, फिर डिकम्पोजिशन होती है बैक्टीरिया और फंजाई, और फिर इसको एयर तक पहुंच जाती है, तो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? नाइट्रोजन गैस को मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदलना, जिससे कि प्लांट्स उसे इजीली, है ना, रूट से यूज कर पाए। और ऐसा बैक्टीरिया का नाम बताइए जो कि नाइट्रोजन को तो फिक्स करते हैं, लेकिन वो लेग्यूमिनियस प्लांट्स में होते हैं, मतलब लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट में होते हैं। तो क्या, कौन सा है? राइजोबियम है। रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं? रूट नोड्यूल्स छोटे छोटे स्वेलिंग्स होते हैं रूट्स में लेग्यूमिनियस प्लांट की, जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, जिसमें दोनों है ना एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजन साइकिल से मेंटेन करता है कांस्टेंट लेवल ऑफ नाइट्रोजन को इन एटमॉस्फेयर एंड सप्लाइज नाइट्रोजन टू प्लांट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, है ना, ये प्लांट्स को नाइट्रोजन सप्लाई करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? रूट नोड्यूल्स में। नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन मेनली रिक्वायर होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। वेरी गुड। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। वे हर जगह होते हैं, एयर, वाटर, सोइल, इनसाइड ह्यूमंस। इसके टाइप्स है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरसेस, है ना। लेकिन इसके चार मुख्य भाग हैं। कौन कौन? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। यूजफुल माइक्रोब्स जो है ये मदद करता है बनाने में क्या क्या? कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल और मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज को क्योर कर पाते हैं, वायरल डिजीज को नहीं। वैक्सीन जो है ये प्रिवेंट करता है डिजीजेस को, जैसे कि पोलियो, टीबी, कोलेरा, है ना। और फिर हार्मफुल माइक्रोब्स कम्युनिकेबल डिजीज को कॉज करते हैं। हाउस फ्लाई, मस्क्वाइटोज जो है ये हाउस फ्लाई और फिर मस्क्वाइटोज कैरियर्स के जैसा एक्ट करते हैं। फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है साल्ट से, शुगर से, ऑयल से, विनेगर का इस्तेमाल करके, हीट का मतलब हीट और कोल्ड से, है ना। पैस्चराइजेशन मिल्क को सेफ बनाता है। राइजोबियम है ना, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है लेग्यूमिनियस प्लांट में। नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन करता है नाइट्रोजन बैलेंस इन नेचर। तो one short quick reason. Microorganisms may be invisible, but they are the biggest workers of nature. They make food, medicines, manure, and even keep the nitrogen cycle running. They can be our best friends or our dangerous foes. देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भले ही इनविजिबल हो सकते हैं, लेकिन वो नेचर के बड़े वर्कर्स हैं। वे बनाते हैं फूड, मेडिसिन, मैन्योर, यहाँ तक कि नाइट्रोजन साइकिल को रन भी करते हैं। और वे हमारे बेस्ट फ्रेंड हो भी सकते हैं और डेंजरस फोर्स भी हो सकते हैं। तो ये रहा आपका आपका क्या ये रहा आपका
चैप्टर नंबर 2 साइंस का क्लास 8 का, जो कि कंप्लीट हुआ है ना। तो अब आपको क्या करनी है, कमेंट में आंसर करना है किसका, इस वाले सवाल का, 2 सवालों का जवाब देना है कमेंट में। तो जवाब ये देना है कि बताओ बताओ कि सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाया था, सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाया था, और फिर बताओ फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की थी, फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की थी। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय।